दोस्तों, सबसे पहले तो मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ संजय पीटर जी का। संजय भाई, आप जिस प्यार के साथ उत्तरांचल डायरीज को सहयोग दे रहे हैं, यकीन मानिए वो अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना नहीं है। आपका ये आशीर्वाद मुझे बहुत प्रेरणा दे रहा है कि मैं आगे और अच्छी और सच्ची घटनाओं को लेकर आप लोगों के सामने आऊँ। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आगे भविष्य में भी आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसा ही बना रहेगा। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है तल्ला देश का आदमखोर बाघ, जिसे मैं जिम कॉर्बेट साहब का आत्मघाती मिशन बोलता हूँ। उसका ये तीसरा एपिसोड है। बहुत ही मनोरंजक घटनाक्रम है। इसे जरूर पूरा सुनिएगा, पूरा जरूर सुनिएगा, पूरी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एपिसोड। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि जिम कॉर्बेट साहब उस लड़के को साथ लेकर, जिसका नाम डूंगर सिंह था और जिसकी माँ को अभी मरे हुए, मतलब अभी 2 दिन पहले ही आदमखोर बाघ ने मारकर पूरा खा लिया था, तो उस महिला के अवशेषों का निरीक्षण करने के लिए ये उस तरफ निकल गए थे डूंगर सिंह को साथ लेकर। और उनके पीछे पीछे पटवारी और उसका आदमी एक छर्रों वाली जो बंदूक होती है उसे लेकर के आ गए थे। जिम कॉर्बेट साहब उन्हें अपने साथ तो नहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन मना भी नहीं कर सके। फिर उन्होंने डूंगर सिंह को अपने कान की परेशानी के बारे में बताया था और उसको बोला था कि अगर उसने कुछ दिखाना हो तो वो उस तरफ इशारा कर दे। जैसा कि मैं पिछले एपिसोड में आप लोगों को बता चुका हूँ कि वो हल्द्वानी के पास बिंदु खेड़ा में शिकार के दौरान इनके कान के बगल में एक गोली चल गई थी, जिसके कारण इनके कान का जो ड्रम था वो ख़राब हो गया था और उस वजह से इन्हें सुनने में असुविधा हो रही थी। इन्हें असहनीय दर्द का सामना करना पड़ रहा था और उस दर्द से अपना ध्यान भटकाने के लिए ये इस आदमखोर के शिकार के लिए आ गए थे। ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर भी आपको याद आ जाए इसलिए रिवाइज कर दिया। अगर डूंगर सिंह को कुछ बोलना हो तो वो इनके कान में आए और धीरे से फुसफुसाए, क्योंकि अगर वो ज़ोर से या चिल्लाकर बोलता तो उसकी आवाज़ वहाँ पर बाघ भी सुन लेता। अगर वो वहाँ पे होता तो, अगर बाघ वहाँ पे होता तो वो भी सुन लेता और हो सकता था कि वो उस जगह को छोड़ करके कहीं और चला जाता। भाई, काफ़ी संभावना थी ऐसी, कहीं और चला जाता। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं कहानी में ये जानने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। मज़ा आता है दोस्तों ऐसे बोलने में। दोस्तों, उस घने झाड़ झंकार के जंगल में करीब 400 गज और आगे जाकर ये लोग एक खुले स्थान में पहुंच गए, खुली जगह में पहुंच गए। इस जगह से 2 रास्ते कटते थे। बाईं तरफ वाला जो रास्ता था वो एक गहरी घाटी की ओर जाता था और जो दाहिनी तरफ का रास्ता था वो सामने की पहाड़ी के साथ साथ आगे बढ़ जाता था। इस जगह पर पहुंचकर डूंगर सिंह रुक गया और घाटी की तरफ इशारा करके जिम कॉर्बेट साहब के कान में फुसफुसाया, क्योंकि बोला था भाई धीरे से बोलना कान में, कि साहब इस घाटी के नीचे ही वो जगह है जहां बाघ ने उसकी माँ को मार के खाया था। तो उसने वो जगह दिखा दी। जिम कॉर्बेट साहब उस जंगल में अकेले ही जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि अगर वहाँ पे ज़्यादा लोग जाएंगे तो बाघों के जो पंजे वहाँ पे जो लगे होंगे वो अस्त व्यस्त हो सकते हैं, यानी किसी का बूट पड़ जाए, किसी का पाँव पड़ जाए तो वो ख़राब हो सकते हैं। इसलिए इन्होंने डूंगर सिंह को बोला कि वो पटवारी और उसके आदमी के साथ उस खुले हुए मैदान में ही रुक जाए, जहाँ पर ये लोग अभी खड़े थे, जिस जगह पर खड़े थे वहीं पर रुक जाए। और फिर जिम कॉर्बेट साहब नीचे घाटी की तरफ बिल्कुल अलर्ट होकर के जाने लगे। अचानक जिम कॉर्बेट साहब पीछे डूंगर सिंह की तरफ पलटे तो देखा कि वो पहाड़ के ऊपर वो जो अवतल जगह थी, जिससे मैंने आपको बताया था कि वो जो घोड़े की काठी की तरह जो पहाड़ था ऐसे करके, उस तरफ देख रहा है। अब जिम कॉर्बेट साहब की नज़र भी उस तरफ ही पड़ी, यानी वो अवतल पहाड़ की तरफ पड़ी। तो इन्होंने देखा कि गांव के बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा होकर कुछ इशारा कर रहे हैं। डूंगर सिंह ने एक हाथ से जिम कॉर्बेट साहब को इशारा करके रुकने को कहा, अरे रुको रुको, और अपने दूसरे कान से बहुत ध्यान से ऊपर खड़े जो गांव वाले थे उनकी बातों को सुनने की कोशिश करने लगा।
वो बीच बीच में अपना सर भी हिला रहा था, जैसे समझते ना बात को, हाँ हाँ अच्छा अच्छा हाँ हाँ, वो अपना सर भी हिला रहा था। फिर उसने अंतिम बार अपना सर हिलाया और जिम कॉर्बेट साहब की तरफ पलटा और उनके कान के पास आकर के बिल्कुल धीरे से बोला कि साहब, उसका भाई बता रहा है कि उनके सामने वाले खेत के नीचे जो बंजर खेत है उसमें कोई लाल रंग की चीज़ धूप में दिखाई पड़ रही है। कोई लाल रंग की चीज़ है जो धूप में दिख रही है। दोस्तों, बंजर मैदान या बंजर खेत किसे कहते हैं ये तो आप लोग जानते ही हैं। जिस खेत में खेती करना बंद हो जाए वो बंजर हो जाता है, उसी को बंजर खेत कहते हैं। वो कोई एक बड़ी वैसी चीज़ नहीं है। और जहाँ पर ये खड़े थे उसके नीचे ऐसा ही कोई एक खेत था जिसमें वो लाल चीज़ धूप में दिख रही थी। ऐसा भी हो सकता था कि वो कोई लाल वस्तु कोई बड़ी सूखी लकड़ी का कुछ तना वना या कुछ पड़ा हुआ हो, या कोई कांकड़ या जवान सांभर भी हो सकता था, और ऐसा भी संभव था कि वो बाघ हो। जो भी हो, जिम कॉर्बेट साहब ऐसे बढ़िया मौके को गंवाना नहीं चाहते थे। इन्होंने तुरंत डूंगर सिंह को अपनी राइफल पकड़ाई और अपने एक हाथ से पटवारी और दूसरे हाथ से उसके आदमी का, दोनों का हाथ पकड़ा, उनकी राइफल को लॉक करके एक झाड़ी के पास रख दिया और फिर उन दोनों को बोला कि सुनो, तुम दोनों लोग उस सामने जो लोकाट का जो पेड़ है उस पर चढ़ के बैठ जाओ। और सख्ती से आदेश भी दे दिया उन्हें कि वो तब तक पेड़ से नीचे ना उतरे जब तक जिम कॉर्बेट साहब उनको इशारा करके बोले नहीं कि आ जाओ नीचे आ जाओ, या उनको जब तक बुलाए ना। जब तक जिम कॉर्बेट, मतलब जब उन दोनों ने खुशी खुशी जिम कॉर्बेट साहब की बात को मान लिया और बहुत तेज़ी से पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ पर जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं कि वो नहीं समझते हैं कि कोई भी दो आदमी इतनी खुशी से एक पेड़ के ऊपर कभी चढ़े होंगे, और पेड़ पर जितना ऊंचा वो चढ़ सकते थे उतना वो चढ़ गए। और फिर जिस तरह से वो शाखाओं से चिपके हुए थे, बिल्कुल शाखाओं के ऐसे पकड़ के चिपके हुए थे, उससे ये क्लियर हो रहा था कि उनका नरभक्षी के शिकार के बारे में जो नज़रिया था अभी तक यहाँ आने तक, अब वो पूरी तरह से बदल गया था। जब से वो गांव से आए थे तब तो वो तो शिकार करना बड़ा आसान काम समझते थे। अरे आएगा सामने, गोली मार देंगे, बस हो गया शिकार। लेकिन अब उन बेचारों का डर के मारे जो हालत हो रही थी वो देखने लायक थी। तो बेचारे डर के मारे पेड़ के टॉप पे जाके टहनियों से चिपक के बैठ गए थे। दाहिनी तरफ का जो मवेशियों का चलने वाला रास्ता था वो एक सीढ़ी नुमा खेत से होकर ऐसे निकला था, जिस सीढ़ी नुमा खेत था, जिस खेत को काफ़ी समय से जोता नहीं गया था। ये खेत करीब 100 गज लंबा था और जिस किनारे पर जिम कॉर्बेट साहब खड़े थे उस तरफ किनारे की ओर करीब 10 फुट चौड़ा था, और खेत का जो दूसरा सिरा था वो करीब 30 फुट तक चौड़ा था। जहाँ पर ये खेत खत्म होता था वहाँ पर एक छोटा सा टीला सा बना हुआ था। 50 गज तक तो ये खेत बिल्कुल सीधा, और फिर उसके बाद थोड़ा बाईं ओर ऐसे मुड़ जाता था। होता है ना पहाड़ में ऐसे ऐसे मुड़े हुए खेत होते हैं, जैसा पहाड़ मुड़ता है वैसे खेत भी मुड़ जाता है, तो वैसे ही था। डूंगर सिंह ने इनसे कहा, अगर ये लोग इस खेत के दूसरे कोने में चले जाएं, मतलब जहाँ पर खेत की चौड़ाई 30 फीट है, तो ये लोग उस बंजर खेत को आराम से देख पाएंगे जिसमें वो लाल वस्तु जो भी कुछ है वो दिख रहा है। अब ये दोनों लोग पहले घुटने के बल और फिर करीब करीब रेंगते हुए जो है वो बिल्कुल खेत के दूसरे किनारे पर पहुँचे और फिर वहाँ पहुँचकर लेट गए। कुछ देर तक तो ये वैसे ही पड़े रहे। फिर जिम के कॉर्बेट साहब बहुत धीरे से बिना आवाज़ किए हुए अपने घुटने और हाथों के सहारे से थोड़ा सा उठे और फिर उस जो सामने ऊंची घास थी उसको थोड़ा सा ऐसे करके एक हाथ से यूं अलग किया और यूं करके नीचे खेत की तरफ झांका। तो इन्होंने जब नीचे ऐसे ऐसे करके सब देखना शुरू किया तो इन्होंने देखा कि नीचे की तरफ एक छोटी सी घाटी है जिसकी दूसरी तरफ घनी घास से ढकी हुई एक सीधी खड़ी चढ़ाई थी, जिसमें इन लोगों से दूर के किनारे पर बाँच के छोटे छोटे लेकिन घने पौधे उगे हुए थे। छोटे थे लेकिन घने थे। इन पौधों के ऊपर एक गहरी घाटी थी जिसमें आदमखोर बाघ ने डूंगर सिंह की मां को खाया था। घास वाली ढलान 30 गज चौड़ी थी और उसके नीचे एक खड़ी चट्टान थी
उस चट्टान को देख करके ही ये आइडिया आराम से लगाया जा सकता था कि वो 70 से 80 फुट तक गहरी होगी, इतनी गहरी खाई होगी। ढलान के नज़दीक वाले छोर पर एक सीढ़ीनुमा खेत था जो करीब 100 गज लंबा और 10 फुट चौड़ा था। ये खेत इन लोगों की सीधी रेखा में था, जिससे इन लोगों की तरफ हरी और उस खेत का जो है ना एक छोटी घास का एक टुकड़ा था और बाकी हिस्सा जो है उस खेत का एक सुगंधित घनी घास से ढका हुआ था जो 5 फीट तक ऊंची थी और उसकी पत्तियां क्राइजेंथीमम की तरह थी जो ऊपर से हरी और नीचे की तरफ से सफ़ेद होती हैं। जो हरी घास वाला हिस्सा था उस हिस्से में एक दूसरे से करीब 10 फुट की दूरी पर दो बड़े भयंकर और बड़े विशालकाय बाघ जो है लेटे हुए थे। जो बाघ इन लोगों के नज़दीक था उसकी पीठ और सर इनकी ओर था, जबकि दूसरे वाले बाघ का पेट और उसकी पूंछ वो इनकी तरफ थी, उसका मुंह पहाड़ की तरफ था। इन्हें एक बाघ की पीठ दिख रही थी तो दूसरे बाघ का पेट। दोनों ही बाघ गहरी नींद में सोए हुए थे। यहाँ पे जिम कॉर्बेट साहब थोड़ा असमंजस में पड़ गए कि पहले किस बाघ को गोली मारी जाए। वैसे तो जो बाघ नज़दीक था उस पर गोली चलाना बिल्कुल आसान था, लेकिन परेशानी ये थी कि गोली की आवाज़ को सुनकर दूसरा बाघ अपनी नाक के सीध में जो बांज के पौधों वाला जंगल था उसमें भाग जाता और गायब हो जाता, फिर इनको नहीं मिलता। तो इन्होंने सोचा कि अगर ये उस बाघ पर पहले गोली चलाएं जो दूर है तो नज़दीक वाला बाघ उठकर बहुत दूर तक नहीं भाग पाएगा, बल्कि इनके और नज़दीक आ जाएगा, क्योंकि इनकी तरफ मुंह है तो इन्हीं की तरफ आएगा, जिस तरफ फेस होगा उसी तरफ जाएगा ना। जिम कॉर्बेट साहब ने तुरंत अपनी पोजीशन बनाई, दूर वाले बाघ पर निशाना साधा और ये अंदाज़ा लगाया कि उसकी जो छाती है, उसका जो दिल है वो कहाँ पर है। एक आइडिया लगाया कि उसका दिल कहाँ पे है। फिर हल्के से राइफल के ट्रिगर को खींच दिया। अचूक अनुभवी निशाना, गोली सीधे बाघ के दिल में लगी और वो बिना हिले बिना डुले जैसा था वैसे का वैसा ही ढेर हो गया वहीं पे। उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जबकि दूसरा बाघ गोली की आवाज़ सुनकर एकदम से उछला और उस खेत के ऊपर बहने वाले एक गूल, दोस्तों गूल बोलते हैं पानी को खेतों तक लाने के लिए इंसानों द्वारा बनाई गई एक नाली को, जो करीब 2 से 2.5 फीट ऊंची और 1 से 1.5 फीट चौड़ी होती है, जिसे कहीं दूर ऊंचाई से बहती हुई नदी से निकाला जाता है और फिर कई किलोमीटरों तक इस गूल के द्वारा जो पानी आता है उससे खेतों में पानी को पहुंचा दिया जाता है। अगर कहीं से गूल की फ़ोटो मिल गई तो उसकी फ़ोटो में लगा दूंगा, आप लोग भी समझ जाएंगे। तो बाघ कूद कर गूल में पहुंच गया और खड़ा होकर अपने साथी की तरफ देखने लगा। जिम कॉर्बेट साहब ने तुरंत उसको अपने निशाने पर लिया और उस पर गोली चला दी। गोली लगते ही वो वहीं गूल में गिर गया और वो भी ढेर हो गया। 2 गोलियों की आवाज़ें के बाद इन्होंने उस सुगंधित जो घास जो मैं बता रहा हूँ 5 फीट की घास थी उस तरफ देखा तो उस पर इन्हें कुछ हलचल सी दिखाई पड़ी। ये हलचल उस जगह से शुरू हुई थी जहाँ पर पहले वाला बाघ मरा पड़ा हुआ था। एक कोई बड़ा जानवर बहुत तेजी से खेत में भाग रहा था। मरे हुए बाघ के नज़दीक से भागने के कारण जिम कॉर्बेट साहब को लगा कि बहुत ज़्यादा संभावना ये है कि ये जो तीसरा जानवर है ये भी एक बाघ ही हो सकता है और बाघ ही होगा, क्योंकि साथ साथ है। जब इन्होंने पहले 2 बाघों को देखा था तो इन्हें लगा कि ये मीटिंग पीरियड होने के कारण ये दोनों बाघ साथ साथ में रह रहे थे, लेकिन अब इनकी थ्योरी बदल गई थी। अब इन्हें ये लगने लगा कि ये तीनों बाघों में से एक माँ है और 2 उसके बच्चे हैं। बच्चे क्या हैं? बच्चे जो पूरी तरह से युवा हो गए हैं और उनकी उम्र जो है 2 से 2.5 साल के बीच हो गई है, जो पूर्णतया वयस्क बाघ हैं। और हो सकता था कि वो 1 या 2 दिन में अपनी माँ को छोड़कर अपनी अलग टेरिटरी बनाने के लिए वो कहीं अपना निकल जाते, लेकिन इन्हें अभी भी ये नहीं पता था कि इनमें से नर या मादा बाघ कितने हैं और कौन से हैं। जिम कॉर्बेट साहब ने अपने हाथों में अपनी राइफल को मजबूती से अपना थाम रखा था और ऐसे करके अपने कंधे में उसको लगा करके बिल्कुल अलर्ट होकर उस जानवर को ध्यान से देखने लगे जो मैदान की दूसरी तरफ भागता हुआ जा रहा था।
इनको इंतज़ार था कि वो जैसे ही सुगंधित घास से बाहर निकलेगा तो ये उसे शूट कर देंगे। अब इन्हें ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। अचानक इन्होंने देखा कि एक बाघ घास की ढलान में भागता हुआ जा रहा है। इन्होंने ध्यान दिया कि जिस ढलान पर बाघ था वो दाहिनी ओर मुड़ती थी, और ठीक उसी तरह जैसे वो खेत बाईं ओर मुड़ता था उसी तरह से वो भी दाहिनी ओर मुड़ती थी। जिस पर जिम कॉर्बेट साहब हाथ लगाकर लेटे हुए थे, वो उसके पास से ही, मतलब उसके सामने से ही बाघ जो है, जो पहाड़ की परिरेखा थी उसके समानांतर जा रहा था, बिल्कुल पैरेलल चल रहा था। इसलिए ढलान के मोड़ में इन्हें बाघ को गोली मारने का मौका मिल गया और इन्होंने उस पर तुरंत गोली दाग दी। यहाँ पर जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं कि उन्होंने जानवरों को गोली लगने के बाद ढेर मरते हुए, मतलब ढेर होते हुए तो कई बार देखा है, और कई बार उन्हें लड़खड़ा कर गिर कर उठते हुए भी देखा हुआ है। लेकिन इन्होंने कभी भी जिस तरह से ये बाघ गिरा वैसे कभी किसी और को नहीं देखा, क्योंकि वो ये बाघ गोली लगने के कुछ देर तक तो पहले बिल्कुल स्थिर रहा, फिर उसने ढलान पर लुढ़कना शुरू कर दिया। पहले तो उसके पैर आगे की तरफ थे, फिर उसने अपनी पीठ के बल तेजी से लुढ़कना शुरू कर दिया, और उस ढलान के ठीक नीचे एकदम खड़ी चट्टानें थी, जो मैंने बताया ना, जो करीब 60-70 फीट गहरी थी। और वो लुढ़कते लुढ़कते, अच्छा वहाँ पे एक करीब 8 से 10 इंच मोटे बांस का पेड़ था, जिसमें लुढ़कते लुढ़कते वो अटक गया। उसका आधा शरीर पेड़ की एक तरफ और बाकी आधा शरीर पेड़ की दूसरी तरफ था, मतलब पेड़ के दोनों तरफ लटक गया। कुछ देर तक तो वो उसी तरह से अटका रहा। फिर जिम कॉर्बेट साहब अपनी राइफल को कंधे में लगाकर उसकी ट्रिगर में उंगली रखे हुए उसकी तरफ होने वाली कोई प्रतिक्रिया का इंतज़ार करने लगे कि ये कुछ हलचल करे, कुछ करे तो मैं इसको दोबारा गोली मारूं। लेकिन उसने किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। उसको देख के लग रहा था कि अब ये मर गया है। अब जिम कॉर्बेट साहब खड़े हो गए और पटवारी को अपने पास बुलवा लिया, जो पेड़ से, आ जाओ भैया नीचे आ जाओ। जो लोकाट के पेड़ पर बैठकर सारे घटनाक्रम का एक शानदार एक लाइव सीन देख रहा था, जैसे बालकनी में बैठकर किसी मूवी को हम लोग देखते हैं, तो उस तरह से उसके सामने सब पूरा सब देख रहा था। डूंगर सिंह जो इनकी बगल में लेटा हुआ था और रुक रुक कर सांसें ले रहा था घबराहट के मारे, अब वो खड़े होकर नाचने लगा था। जब वो नाचते हुए ऊपर खड़ी हुई भीड़ को देखता था तो जिम कॉर्बेट साहब जानते थे कि अब वो इस घटनाक्रम के बारे में जो सोच रहा है, जिसे उसने उस रात और आने वाली अनेक रातों तक गांव वालों को सुनानी है। अरे रातें क्या, ये तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली कहानी थी कि जिस बाघ ने उसकी माँ को खाया था, उस बाघ को मारते समय वो जिम कॉर्बेट साहब के साथ में था। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला एक एक फैमिली वो जुड़ गया था ना, क्या कहना चाहिए, आप समझ जाओ जो भी कहना चाहिए। अब इन तीनों बाघों में माँ कौन थी और बच्चे कौन थे, उस समय ये कहना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि तीनों ही बाघ पूर्ण वयस्क थे और एकदम बराबर ही थे। कहने का मतलब समान आकार के थे। लेकिन एक बात तो कंफर्म थी, इन तीनों में से एक ही बाघ तल्ला देश का नरभक्षी था। एक्चुअली दोस्तों, पहाड़ों में बाघ का होना दुर्लभ होता है। जो धारीदार जो टाइगर होता है, इसका होना दुर्लभ होता है। तेंदुए तो बहुत होते हैं, लेपर्ड तो आपको बहुत दिखेंगे, हर मोड़ पे दिख जाएंगे। लेकिन बाघ मतलब टाइगर बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, बहुत रेयर। और ये तीनों बाघ उस जगह पर मौजूद थे जहां हाल में ही एक मनुष्य को मारकर खाया गया था, यानी कि डूंगर सिंह की माँ को। अब सोचने वाली बात ये थी कि इनमें से मुख्य नरभक्षी कौन सा है। वैसे तो उत्तर बिल्कुल सिंपल सा है कि मुख्य आदमखोर माँ होगी। अब माँ पिछले 8 सालों से इंसानों का शिकार कर रही थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि बाघ के जो बच्चे थे वो भी बचपन से, जब से पैदा हुए थे, जब से उन्होंने खाना शुरू किया था, तो इंसान को खाते हुए ही बड़े हुए थे, और माँ की देख रेख में ही उन्होंने शिकार करना भी सीखा होगा। तो क्या तीनों बाघ ही नरभक्षी हो गए थे, तीन के तीनों नरभक्षी हो गए थे? ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है कि नरभक्षी बाघिन के बच्चे नरभक्षी नहीं बनते हैं। लेकिन इस केस में मामला कुछ अलग था। दोनों ही संभावनाएं हो सकती थी, या ये भी हो सकता था कि उस टाइम नहीं तो हो सकता है कि बाद में वो दोनों आदमखोर हो जाते।
कोई भी बड़ी बात नहीं थी आदमखोर हो जाना उनके लिए। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब अपनी इस किताब में साफ साफ लिखते हैं कि नरबख्शी बागिन के बच्चे कुमाऊं के उस भाग में जिसमें ये सारा घटनाक्रम घटा है, उसमें बच्चे सिर्फ इसलिए नरबख्शी नहीं बनते हैं कि उन्हें बचपन से मानव मांस खिलाया जा रहा है। ये बच्चे जो हैं ये सिर्फ अपनी माँ के जो पाप कर्म थे, जो इंसानों को मारा था, उसके कारण मारे गए। क्योंकि ये जरूरी नहीं था कि एक दो दिन में अपनी माँ से अलग होने के बाद ये बच्चे भी आदमखोरी बनते। हो सकता है आम पशु खाते। जिम कॉर्बेट साहब ने खेत के किनारे से अपने पैर नीचे लटका दिए, अब रिलैक्स हो गए थे, और राइफल को अपने पाँव में रख लिया। फिर एक सिगरेट जला ली और एक सिगरेट पटवारी जी और उसके साथ जो आदमी था उसने भी जला ली। इनका इरादा था कि सिगरेट पीने के बाद ये नीचे जाएंगे और उस पानी की गूल में जो गिरा हुआ बाघ है उसको देखेंगे। ये तो पक्की बात थी कि गूल में गिरा हुआ बाघ मर चुका था, लेकिन फिर भी कुछ देर इंतज़ार करने में कोई हर्जा नहीं था, इसमें कोई बुराई नहीं थी, ठीक ही था कि कुछ देर इंतज़ार कर लिया जाए। जिम कॉर्बेट साहब मनी मन बहुत खुश हो रहे थे कि तल्ला देश पहुंचने के 1 घंटे के अंदर उन्होंने उस नरभक्षी को ढूंढ निकाला था जिसने 8 सालों से कई 100 वर्ग मील क्षेत्र को आतंकित करके रखा हुआ था। इन्हें अपने भाग्य में बड़ा अभिमान हो रहा था और होना भी चाहिए था, क्योंकि 1 घंटे के अंदर ही उन्होंने नरभक्षी और उसके 2 पूर्ण वयस्क बच्चों को मार गिराया था। बहुत बड़ी उपलब्धि यार, एक घंटे के अंदर 3 बाघ गिरा देना। इन्हें अपने मन में बड़ा सुख और शांति भी महसूस हो रही थी, क्योंकि इन्होंने एक आदमखोर बाघ का इन्हें मतलब जो है आदमखोर बाघ का पीछा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। क्योंकि ये पीछा करना जो है ना सबसे मुसीबत भरा काम होता है, जिसमें एक बाघ का सामना जंगलों में पैदल चल के करना होता है, तो ये बहुत खतरनाक होता है। आप ही हो या पहले तो आप किसी जंगल में जा रहे हो, आपको बोल दो सामने बाघ है नहीं जाओगे, और अगर बोल दो नरभक्षी बाघ है तो आप क्या करोगे? भागोगे ना। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब के आदमी इसका श्रेय जिम कॉर्बेट साहब को नहीं दे रहे थे। उनका मानना था कि उन्होंने जो नैनीताल से निकलने से पहले माँ नैना देवी मंदिर के जो बूढ़े पुजारी जी हैं उनसे परामर्श किया था, और पुजारी जी ने ही तल्ला देश की यात्रा शुरू करने के लिए जो शुभ दिन चुना था, जो मुहूर्त निकाला था। और जब ये लोग नैनीताल से चले थे तब किसी तरह का कोई अपशकुन नहीं था, यानी कि कोई खराब मुहूर्त नहीं था। इसलिए जिम कॉर्बेट साहब की सफलता को उनके अच्छे मुहूर्त से जोड़ना चाहिए, ना कि इनकी काबिलियत से। जो नैनीताल पुजारी जी ने निकाला था मुहूर्त, वो मुहूर्त अच्छा था इसलिए मार दिया, ऐसे जिम कॉर्बेट साहब का भाग्य नहीं है, मतलब उनका ये मानना था। अब मान लो अगर जिम कॉर्बेट साहब बाघों को मारने में असफल रहते तो क्या उनकी असफलता को भी जो है ये बुरे मुहूर्त से जोड़ा जाता? क्योंकि सच्चाई तो यही है कि चाहे आप किसी जानवर पर कितना ही अच्छा निशाना लगाकर गोली मार दें, तो हो सकता है कि उसे कुछ भी ना हो, क्योंकि जिसके मरने का समय नहीं आया होगा वो नहीं मर सकता है। जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। इसके अलावा जिम कॉर्बेट साहब कहते हैं कि उन्हें अंधविश्वासों पर पूरा पूरा विश्वास था, मतलब अंधविश्वासों पर वो विश्वास करते थे। जैसा एक अंधविश्वास आप सभी लोग जानते हैं कि वो जब किसी नरभक्षी को मारने के अभियान में निकलते थे तो उससे पहले वो चाहते थे वो किसी सांप को मार दें। अगर वो सांप को मार देंगे तो उनका अभियान 100% सफल हो जाएगा। और हुआ भी था, रुद्रपुर काले केस में भी हुआ था और 2-3 जगह और हुआ था, ये मुझे अभी वो याद नहीं आ रही है, लेकिन रुद्रप्रयाग वाला तो याद है। और वो शुक्रवार के दिन यात्रा करने के लिए भी तैयार नहीं रहते थे। यदि कोई व्यक्ति ये कहेगा कि मंगल या बुधवार को उत्तर की ओर, बृहस्पतिवार को दक्षिण की ओर, सोमवार को पूर्व की, शनिवार को पश्चिम की, या रविवार या शुक्रवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए, तो ये इस बात पर कभी नहीं हंसेंगे। जिम कॉर्बेट साहब इस बात की कभी खिल्ली नहीं उड़ाएंगे। जो भी व्यक्ति किसी जोखिम भरे अभियान पर जाता है तो उसको यात्रा शुरू करने का दिन डिसाइड करने की अनुमति होनी चाहिए, वो अपने हिसाब से डिसाइड करे। इसलिए ऐसी यात्राओं पर अपने साथ जाने वाले जो साथी होते हैं उनकी भावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। जो वो चाहते हैं उससे वो प्रसन्न और वो संतुष्ट रहें कि हाँ भाई हमारी बात भी मानी गई है। खेत के किनारे पर बैठे हुए इन लोगों ने सिगरेट वगैरह अपना पी ली थी। अचानक इन्होंने ध्यान दिया कि जो वो बाघ बाँझ के पेड़ से
आधा एक तरफ और आधा दूसरी तरफ लटका हुआ था, वो अब हिलने लगा था। शायद उसके शरीर का सारा खून बॉडी में उसकी सर की तरफ आ गया था, और वो खून सारा इस तरफ आ जाने के कारण वो हिस्सा भारी हो गया था। अब सर की तरफ से धीरे धीरे निकल रहा था, मतलब सरकते चला जा रहा था, पाँव ऊपर आते जा रहे थे और नीचे को जाता जा रहा था। और वो फिर थोड़ी देर बाद घास वाली जो ढलान थी उससे फिसलने लगा, फिर नीचे खड़ी चट्टान जो थी उससे नीचे गिरकर गायब हो गया। जैसे ही वो पेड़ से निकल कर नीचे गिर रहा था, उसी समय इन्होंने अपनी राइफल उठाई और एक गोली उस पर और चला दी। ये गोली इन्होंने थोड़ा उत्साहित होकर चला दी थी, जिससे इन्हें अंदर की अनुभूति होती कि ये अपने तल्ला देश के अभियान में सफल रहे हैं। और इसलिए भी यहाँ पर जिम कॉर्बेट साहब थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए बोलते हैं कि ये गोली उन्होंने गांव वालों के सामने अपनी रंगबाजी दिखाने के लिए चलाई थी, मतलब ये देखो यार, चलते फिरते बाघ को भी गोली मार सकता हूँ, एक होता है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा शर्माते हुए इस चीज़ को लिखते हैं। बाघ जब चट्टान से नीचे गिरा तो वहाँ से कई टहनियों के टूटने की आवाज़ें आई, और फिर उसके बाद बाघ के ज़मीन में गिरने की धीमी और धम्म की आवाज़ आई। गिरते हुए बाघ पर इन्होंने जो गोली चलाई थी वो उससे लगी या नहीं लगी, इस बारे में इन्हें कुछ पता नहीं था, और इस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। हाँ, अगर एक फ़र्क पड़ता था तो ये पड़ता था कि गांव वाले जो हैं, जो वहाँ के निवासी हैं और जो इनके आदमी हैं, उन्हें जो है उस बाघ को उठाने के लिए बहुत दूर तक और बहुत नीचे तक जाना होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर से लाद के लाना पड़ेगा। यार दोस्तों, आप लोगों को कहीं ये तो नहीं लग रहा कि आदमखोर बाघ को तो मार ही दिया है, अब कहानी खत्म हो गई है? नहीं, अभी नहीं, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। अभी तक ये कहाँ पता चला है कि मैं इस मिशन को जिम कॉर्बेट साहब का सुसाइडल मिशन क्यों कह रहा हूँ, आत्महत्या आत्मघाती मिशन क्यों कह रहा हूँ, ये तो बताया ही नहीं। वो तो अभी घटना बड़ी ज़बरदस्त है। तो दोस्तों, जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी सिगरेट पी और उसके बाद वो पानी की गूल में पड़े हुए बाघ को देखने के लिए चल पड़े। ये अभी गूल पर चढ़ ही थे कि पीछे से डूंगर सिंह चिल्लाया, साहब बाघ बाघ। जिम कॉर्बेट साहब तुरंत अलर्ट हो गए, उन्होंने अपनी राइफल कंधे में लगाकर तुरंत आसपास देखना शुरू कर दिया, यार कहाँ है कहाँ है। डूंगर सिंह फिर चिल्लाया, यहाँ नहीं साहब, वो देखिए, वहाँ वहाँ देखिए। इन्होंने अपना सर मोड़ा और डूंगर सिंह की तरफ देखा कि वो कहाँ इशारा कर रहा है। तो वो घाटी के पार पहाड़ की वो जो निचली ढलान जो थी उस तरफ इशारा कर रहा था। पहले तो इन्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ा, फिर इनकी नज़र उस धार पर पड़ी जिस पर बाघ ऊपर की तरफ तिरछा चला जा रहा था। बाघ बहुत ज़्यादा लंगड़ा रहा था, बहुत ज़्यादा गहरी चोट में था, लंगड़ा रहा बहुत बुरी तरह से, और वो एक बार में केवल 3 या 4 कदम चल रहा था और फिर रुक जा रहा था। उसके दाहिने कंधे में खून का एक बहुत बड़ा धब्बा था। खून के धब्बे को देखकर इन्हें ये पता चल गया था कि ये वही बाघ था जो पेड़ से होकर नीचे गिरा था। जिम कॉर्बेट साहब ने उसके बाएं कंधे पर गोली मारी थी, जहां पर जिम कॉर्बेट साहब बैठे थे। उसके पास ही पहाड़ पर चीड़ का एक पतला और एक छोटा सा पेड़ और था। इन्होंने उस छोटे से पेड़ को अपने बाएं हाथ से कस के पकड़ा और राइफल को अपनी कलाई पर टिकाने के बाद, ऐसे पकड़ के ऐसे कलाई पर टिकाने के बाद बाघ पर निशाना साधा। अब इन्हें कोई जल्दीबाजी नहीं थी गोली दागने की कि तुरंत मार दूं। अब ये करके इंतज़ार करने लगे। इनके और बाघ के जो बीच की दूरी थी वो करीब 400 गज रही होगी। बाघ इनसे थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचाई पर था, अगर ये यहाँ पे हैं तो बाघ इनसे थोड़ा सा ऊपर था। तो उन्होंने राइफल के ट्रिगर पर उंगली रखकर तब तक इंतज़ार किया जब तक कि बाघ रुक नहीं गया। असल में वो कंधे के दर्द से बेहाल था, तो बताया ना मैंने, आप वो रुक रुक करके चल रहा था। और जैसे ही वो रुका, जिम कॉर्बेट साहब ने तुरंत फायर कर दिया। गोली राइफल से निकली और बाघ की ओर बढ़ गई। जिम कॉर्बेट साहब को ऐसा लग रहा था जैसे गोली बाघ तक पहुंचने में बहुत लंबा टाइम ले रही है, इतना टाइम क्यों लगा रही है, अब तक तो पड़ जानी चाहिए थी। फिर इन्होंने उस जगह पर कुछ धूल को उड़ते हुए देखा। उसी पर बाघ ने आगे को झोंका खाया और अपनी धीमी चाल से चलना जारी रखा। वो मतलब
जो करके चलता रहा। इन्होंने राइफ़ल की नाल को थोड़ा-सा शायद ज़्यादा खड़ा कर दिया था, इसलिए गोली बस उसको ऊपर से छूते हुए निकल गई। बाघ अभी भी इनकी रेंज में था, लेकिन मुश्किल ये हो गई थी, अब इनके पास गोली नहीं थी। आपको याद होगा सुबह जब ये उस 2 परिवारों वाले गाँव से निकले थे, तब इन्होंने राइफ़ल को साफ़ करके उसमें तेल वगैरह डालकर बस 5 ही कारतूस जो है मैगज़ीन में भरे थे। मैंने बताया था, आपको याद होगा दूसरा एपिसोड। 2 गोलियों से तो ये 2 बाघ मार चुके थे। एक गोली इन्होंने तीसरे बाघ के कंधे में मारी थी, यानी कि 3 गोली हो गई। और चौथी गोली जो अभी इन्होंने चलाई थी, बाघ को जो छूते हुए इनके उसके ऊपर से निकल गई थी। और 5वीं गोली इन्होंने रंगबाजी में उस समय बाघ के ऊपर दाग दी थी जब वो पेड़ से नीचे गिर रहा था। अब अपने हाथों में खाली राइफल को पकड़े हुए ये बाघ को धीरे धीरे टीले पर चढ़ते हुए देख रहे थे, यार जा रहा है यार, गोली नहीं है। और थोड़ी ही देर बाद बाघ इनकी आंखों से ओझल हो गया। तो दोस्तों, जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं कि वो शिकारी जिन्होंने कभी हिमालय में शिकार नहीं खेला है, वो इनकी बुद्धिमानी पर सवाल उठाएंगे, इनके सेंस पे क्वेश्चन करेंगे कि ये अपने साथ 275 बोर की हल्की राइफल और सिर्फ 5 कारतूस लेकर ही क्यों चले थे। तो इनका बोलना है, यानी कि कॉर्बेट साहब का बोलना है कि इनके पास ऐसा करने के कुछ कारण थे। जैसे पहला तो इनके पास वही राइफल थी जिससे ये पिछले 20 सालों से, उससे भी ज़्यादा समय से प्रयोग कर रहे थे। 20 सालों से भी ज़्यादा हो गया था उसका प्रयोग करते हुए, और जिससे ये बहुत अच्छी तरह से परिचित थे, मतलब फिट थी इनके हाथ में बिल्कुल। ये राइफल कहीं भी ले जाने में हल्की, विशुद्ध और 300 गज तक अचूक निशाना साधने में सक्षम थी। फिर तीसरी बात, इन्होंने कर्नल बार्बर ने इन्हें सलाह दी थी कि ये भारी राइफल का इस्तेमाल करने से बचें और हल्की राइफल से भी ज़रूरत से ज़्यादा फायर ना करें, क्योंकि कान की वजह से। दोस्तों, एक नरभक्षी बाघ, वो भी घायल अवस्था में इलाके में मौजूद था। ये स्थिति आसपास के गांव वालों के लिए बहुत ही खतरनाक थी। तो ऐसी पोजीशन में जिम कॉर्बेट साहब ने क्या किया होगा, आइडिया लगाइए जरा। वैसे इस बात को जानने के लिए तो आपको बने रहना पड़ेगा उत्तरांचल डायरीज के साथ। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने इस घटना के विषय में पहले भी पढ़ा होगा और कई यूट्यूबर्स से सुना भी होगा, और उसके बावजूद आप फिर इस कहानी को मेरे से सुन रहे हैं। ये आप लोगों की महानता नहीं है तो और क्या है। सच में आप लोग बहुत बड़ा दिल रखते हैं, और इसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूँगा। सच बोल रहा हूँ दोस्तों, मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे मैं आप सभी का, जिस शब्द का प्रयोग करके मैं आप सभी का आभार प्रकट कर सकूं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू बहुत छोटे शब्द हैं। और जो भी महिला और पुरुष मित्र आज पहली बार चैनल में आए हैं, उन्हें मेरा प्रणाम। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला और इस घटनाक्रम को सुना। बहुत 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 धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे ना। आप सभी नए और पुराने मित्रों से एक विनम्र प्रार्थना और है कि थैंक यू वाले ऑप्शन का उपयोग ज़रूर करें, और अपनी भावना से, अपनी श्रद्धा से जो भी बने वो ज़रूर डोनेट करें, 40, 100, 200 या जो भी आपका दिल करे। तो दोस्तों, फ़िलहाल तो आप लोगों से परमिशन चाहता हूँ, लेकिन चलने से पहले बता दूँ कि मेरे हाथ का वीवो खुल गया है, और अब मैं, ये देखिए निशान दिख रहा है ना ये, और अब मैं ठीक हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की दुआएं हैं। बस दोस्तों, अब तो परमिशन दीजिए, और जल्दी मिलता हूँ आप लोगों को ये बताने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ, ज़रूरी है ना जानना। तो बने रहिएगा उत्तरांचल डायरीज के साथ। तो फिलहाल तो दोस्तों, बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।